आत्मीय भाइयों एवं बहनों, क्रांति की रूपरेखा लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पिछले वीडियो में नारी जागरण आंदोलन के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बताएंगे कि नारी जागरण में क्या करें, कैसे करें। आइए सुनते हैं। साथियों, हर नगर में कुछ महिलाएं इस स्थिति की होती हैं कि वे चाहें तो महिला जागरण के कार्य को अपने हाथ में ले सकें और आगे बढ़ा सकें। युग निर्माण शाखा के कार्यकर्ताओं को उनसे संपर्क करना चाहिए और उन्हें नव जागरण की पुण्य भूमि प्रक्रिया से परिचित कराना चाहिए। धीरे धीरे उन्हें साहित्य पढ़ाना चाहिए ताकि नव जागरण की आवश्यकता पूरी करने में सुयोग्य महिलाओं के योगदान का महत्व भली प्रकार समझ सके। निम्न प्रारंभिक कदम उसी प्रयोजन के लिए उठाए जाने चाहिए। नंबर 1, ऐसी कुछ महिलाओं को एकत्रित होकर युग निर्माण महिला मंडल का गठन करना चाहिए। ऐसे काम हमेशा मिलजुल कर संगठित रूप से ही संभव हो सकते हैं। इस संगठन की एक कार्यवाहक चुनी जानी चाहिए। दफ्तर, रजिस्टर उसी के यहाँ रहना ठीक है। नंबर 2, नगर की शिक्षित महिलाओं की सूची तैयार की जाए और उनके पास जाकर तीसरे पहर अवकाश के समय नव निर्माण का साहित्य पढ़ने के लिए सहमत करना चाहिए। लाभ समझाने से वे आसानी से समझ भी जाती हैं। ज्ञान बुद्धि के साथ साथ इसमें समय को रुचिपूर्वक काटने का मनोरंजन भी तो है। किसी प्रकार अपना साहित्य पहुंचाने और वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए। मासिक युग निर्माण योजना, युग शक्ति, गायत्री एवं अखंड ज्योति तथा कथा साहित्य जीवनियाँ महिलाओं को अधिक रुचिकर होती हैं। यह साहित्य उन्हें नियमित रूप से पढ़ने को मिलता रहे तो उनका भावनात्मक स्तर निश्चित रूप से उल्लसित होता है और थोड़े दिनों में वे भी महिला संगठन की गतिविधियों में उत्साहपूर्वक योगदान देने लगती हैं। नंबर 3, साप्ताहिक महिला सत्संग का प्रबंध होना चाहिए जिसमें सामूहिक रूप से भजन, कीर्तन, कथा, प्रवचन तथा संघ का समाधान का प्रबंध रहे। इसमें आवश्यकता अनुसार वयोवृद्ध एवं प्रमाणिक पुरुष भी बुलाए जा सकते हैं। इनमें व्यक्ति और समाज की विशेषतया महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिए और उसका हल बताया जाना चाहिए। नंबर 4, साथियों, इसके अतिरिक्त उन मूढ़ताओं, अंधविश्वासों, कुरीतियों, सामाजिक विकृतियों का नंबर आता है जिन्होंने भारतीय समाज को किस बुरी तरह पद्दलित किया और जिनके प्रहार से नारी जाति को कितनी भारी क्षति उठानी पड़ी, पीड़ा सहनी पड़ी। बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक विकृतियों का प्रचलन अपने देश में कैसे हुआ और उनने क्या क्या क्षति पहुंचाई तथा अब उनका समाधान, निराकरण, उन्मूलन कैसे हो सकता है, यह दार्शनिक पक्ष नारी शिक्षा योजना का अविच्छिन्न अंग माना गया है। कहना न होगा कि आज की सुशिक्षित लड़कियों को बेकार का दिमागी बोझा तो बहुत ढोना पड़ता है, पर काम में आने वाली व्यवहारिक जीवन में उपयोगी एवं आवश्यक जानकारियों से वंचित रहना पड़ता है। नंबर 5,
पुंसवन, नामकरण, मुंडन, अन्नप्राशन जैसे संस्कार महिलाएं परस्पर मिलजुल कर शास्त्रीय विधि से कर सकती हैं और उनके साथ जुड़ी हुई शिक्षाओं के आधार पर उस परिवार में एक नई विचारधारा एवं चिंतन शैली का प्रवाह बहाया जा सकता है। नंबर 6, साथियों, जन्मदिन और विवाह दिन के उत्सव पर उपहार परस्पर बहुत घनिष्ठता उत्पन्न करते हैं। जन्मदिन पर संगठित मंडली की महिलाएं एक पुष्प और एक बतासा का उपहार लेकर पहुंचा करें तो उनमें पारस्परिक घनिष्ठता बढ़ती ही चली जाएगी। नंबर 7, नारी पर से पाशों के प्रतिबंध अविलंब हटाए जाएं। उसे पर्दा प्रथा से मुक्त कराने के व्यवहारिक उपायों को कार्य रूप में परिणत किया जाए। कार्य रूप में परिणत किया जाए। नंबर 8, अन्याय से दुर्बल नारी को समर्थ स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। उसे नारी समाज की सेवा करने के लिए घरेलू बंधनों से थोड़ा अवकाश दिया जाए। उसे सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाए। घर से बाहर निकलने में जो हजार शंका कुशंकाएं की जाती हैं, उस ओछेपन से अपने को विरत कर लिया जाए। ऐसी प्रेरणा पुरुष वर्ग को दी जाए। नंबर 9, जो लोग नारी उत्कर्ष के महत्व को समझते हैं, भारत के आधे जन समाज की अपंग स्थिति को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए विशेषतः प्रथम कार्य यही करने का है कि अपने घर की नारियों में उस ओर विशेष रुचि उत्पन्न करें, उन्हें योग्य बनाएं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और मार्गदर्शन एवं सहयोग करके उन्हें कार्य क्षेत्र में उतारें। नंबर 10, नारी शिक्षा का प्रचलन आवश्यक है। भारतीय नारी को तीसरे प्रहर अवकाश रहता है। उस समय पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव महिला पाठशालाएं चलनी चाहिए। घर घर जाकर इसके लिए उत्साह उत्पन्न करना चाहिए और बिना पढ़ी तथा पढ़ी हुई सभी महिलाओं को उसमें सम्मिलित होने के लिए आग्रहपूर्वक अनुरोध करना चाहिए। थोड़ा प्रयत्न करने पर मोहल्लों में ऐसी पाठशालाएं स्थापित हो सकती हैं। उन्हीं में से कोई सुशिक्षित नारी पढ़ाने सिखाने का उत्तरदायित्व स्वयं उठा ले या कई मिलजुल कर उठा ले। स्थान इन्हीं महिलाओं में से किसी का घर चुन लिया जाए और वहां पाठशाला चालू कर दी जाए। युग निर्माण योजना के अंतर्गत महिला शिक्षा योजना विशिष्ट और स्वतंत्र है। उसे स्कूली शिक्षा जैसी एकांगी एवं अनावश्यक नहीं रहने दिया गया है, वरन नारी जीवन से संबंधित सभी आवश्यक विषयों का उसमें समावेश किया गया है। शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य, संरक्षण, मनोवृत्तियाँ, गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार, भावनाओं का परिष्कार, घरेलू अर्थव्यवस्था, संयुक्त परिवार की समस्याएं और उनके समाधान, शिशुपालन, दाम्पत्य जीवन, समाज सेवा, आत्मिक शांति, धर्म विवेचना जैसे सभी विषयों पर इस प्रशिक्षण में समावेश है। साथ ही गृह उद्योग का सामान्य ज्ञान एक नारी के लिए अनिवार्य है। सिलाई एक उपयोगी गृह शिल्प है।
इसके अतिरिक्त कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, पुस्तकें, मकान, चिमनी, स्टोव आदि की टूट फूट का संभालना एवं मरम्मत करना अपने आप में एक उद्योग है। बिस्कुट, शरबत, मंजन, खुशबूदार तेल, मोमबत्ती, साबुन, मामूली रोगों का घरेलू चीजों से इलाज, चारपाई बुनना आदि छोटे मोटे दर्जनों शिल्प इसी विभाग से जोड़कर रखे गए हैं। घरेलू शाक वाटिका लगाकर कोई भी महिला अपने घर के लिए साग उगा सकती है। वह एक कमाई ही है। संगीत, कहानी कहना, खिलौने बनाना, घर की सुसज्जा जैसी कितनी ही कलात्मक अभिव्यक्तियां ऐसी हैं जिनसे नारी का उत्साह बढ़ता है। वह अपने घर में आकर्षण का केंद्र बनती है और अपने आप को महत्वपूर्ण अनुभव करती है। साथियों, प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है विचार क्रांति, जीवनोत्कर्ष के लिए आवश्यक प्रकाश का उनकी मनोभूमि में प्रवेश कराना। जीवन जीने की कला वाले पक्ष में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी गुंजाइश है। इन दिनों नारी जागृत की लहर है। 21वीं सदी को योगी अरविंद जैसे तत्वदर्शी मात्र शताब्दी कह चुके हैं। युग निर्माण मिशन द्वारा भी भावी संभावनाओं का सही अनुमान लगाकर यह घोषित किया गया है कि पूरी 21वीं सदी ऐसी संभावनाओं से भरी पूरी है जिसमें नारी अपने वर्तमान युग से उबर ही नहीं रही वरन ऐसी स्थिति अपनाने भी जा रही है जिसे उन्नत के उच्च शिखर पर पहुंचना भी कहा जा सके। नारी युग के रूप में एक अद्भुत और असाधारण समय एकाएक सामने उपस्थित हुआ देखा जा सके। महिलाओं का भविष्य उज्जवल है। उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं सुनिश्चित हैं। समय के साथ चलते हुए जो इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपने परिवार या प्रभाव क्षेत्र में महिलाओं का अग्रगमन के लिए प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करेंगे, वे प्रगतिशील समझदारों की तरह नफे में रहेंगे। जो धीमे चलेंगे वे पिछड़ों की पंक्ति में खड़े होंगे। बनना तो उन्हें भी वही पड़ेगा जो सर्वत्र बनने जा रहा है। पश्चाताप इस बात का रह जाएगा कि समय आगे बढ़ा और हम हठवादिता अपनाते हुए फिर कभी देखा जाएगा कि बहानेबाजी का आश्रय लेते रहे। भारत संविधान में महिलाओं को 30% आरक्षण मिल रहा है। यह बात पंचायती चुनाव तक ही सीमित नहीं है। अगले दिनों वे अन्य संस्थाओं में भी वैसे अधिकार प्राप्त करेंगी एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदों को संभालती दिखाई देंगी। देश की समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और परिवारों में स्वर्गीय वातावरण बनाने में उनकी बढ़ी चढ़ी भूमिका होगी। उनकी सहज करुणा, सहिष्णुता और सेवा भावनाओं को जब चरितार्थ होने का अवसर मिलेगा तो समाज में उभरते अनाचार, दुर्व्यसन और विग्रह आदि को महाकाल के अवतरण के सम्मुख पैर टिकाने का अवसर नहीं मिल सकेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। आगे आपको सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आंदोलन की रूपरेखा बताएंगे। ओम शांति।